गिरा जहां पर गिरा जहां पर खून, वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून, वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर, जिस्म नहीं है मगर, नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन ये अमर कहानी, जीवन ये अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। सौर कभी सो जाए, सौर कभी सो जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ लेना। सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ लेना। आज की सभा के सभापति महोदय, मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय, सभा में उपस्थित अतिथि, मुख्य अतिथिगण, यहां बहुतायत में आए युवाओं, छात्राओं, आप सबको आज महान सम्राट अशोक की विजयदशमी के अवसर पर, अशोकाष्टमी के अवसर पर मैं आज आपको और समस्त देशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, अभी अभी हमारे कुछ वक्तागण सम्राट अशोक पर चर्चा कर रहे थे, तथागत बुद्धा पर चर्चा कर रहे थे। सम्राट अशोक पर, सम्राट अशोक के जीवन काल पर उनकी जो वीर गाथाएं हैं, उन पर एक लंबी चर्चा हुई थी और मैं अभी उनकी इस वीर गाथाओं को सुन रहा था, तो वाकई सुनते हुए हमारा हृदय परिवर्तित हुआ। ठीक इसी तरह जिस वक्त सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, लाखों लाख लोगों को कलिंग युद्ध के दौरान अपने जान से हाथ धोना पड़ा, कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, कितनी पत्नियों की मांग सूनी हुई, कितने भाइयों के भाई चले गए, कितने पिता की संतानें चली गईं। तब कहीं जाकर सम्राट अशोक ने इस कलिंग युद्ध पर जीत हासिल की। और जब कलिंग युद्ध महाराज सम्राट अशोक ने जीत करके जो विजय हासिल की, तब एक दृष्टि उनकी अपने राज्य की, और जो कलिंग था, उस कलिंग की जो महिलाएं थीं, जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, उनके तरफ जाती है।
सम्राट अशोक देखते हैं किस तरह से छोटे बच्चे चीख पुकार कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बुजुर्ग महिलाएं रो रही है, चिल्ला रही है, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है। कई महिलाएं चीख पुकार कर रही हैं, उनके पति मारे जा चुके हैं। कई ऐसे योद्धा, कई ऐसे भाई तड़प रहे हैं। ये सब सम्राट अशोक देख रहे हैं, और ये सब देखते हुए सम्राट अशोक विचलित हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, और तब प्रायश्चित करते हुए ये एहसास करते हैं कि हमने इस कलिंग युद्ध पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस युद्ध के दौरान न जाने कितने माताओं ने, कितनी बहनों ने, कितने भाइयों ने, कितनी बुजुर्गों ने, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने पति को खो दिया, तो किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी बुजुर्ग ने अपनी सहारा को खो दिया। ये सब देखते हुए सम्राट अशोक का हृदय विचलित हो जाता है, और सम्राट अशोक तब निर्णय लेते हैं कि अब मैं कभी भी अखंड भारत पर शासन करने के लिए तलवार का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि इस अखंड भारत की जो समस्त प्रजा है, इनके दिल पर राज करूंगा। इनके दिलों को जीतने के लिए कुछ ऐसे कल्याणकारी नीतियों को लागू करूंगा जिससे इस समस्त अखंड भारत की प्रजा को, इनके जीवन का कल्याण हो सके। लेकिन ये कहानी महज यहीं तक नहीं रुकती है। इस कड़ी में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते हैं। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की शरण में जाते हैं, तब अपने हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेते हैं, और सम्राट अशोक ने तब कहीं जाकर एक ऐसे शासन को, एक ऐसे शासन में एक ऐसी व्यवस्था बनाकर तैयार की जिसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियां, एक व्यवस्था, लोकतंत्र, यानी उस समय राजतंत्र में भी उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। साथियों, आज भारतीय संविधान भारत में लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था देता है। हमें एक दृष्टि विचार करना होगा, क्या भारत में लोकतंत्र होते हुए भी क्या लोकतंत्र स्थापित है? जबकि महान सम्राट अशोक जिस समय राजशाही हुआ करती थी, उस समय भी उन्होंने एक लोकतंत्र का निर्माण किया था। मतलब राजतंत्र के अंदर भी एक सुंदर लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हमारे महान सम्राट अशोक ने किया था।
तमाम ऐसे जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर कार्य किए। जो आज हम लोग जीटी रोड देखते हैं, इन पर चलने का काम करते हैं, ऐसे तमाम जीटी रोड एक लंबा मार्ग भारत के अंदर सम्राट अशोक के शासनकाल में ही हुआ। और एक समानता, समान रूप से काले गोरे का कोई भेद नहीं, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, सबको समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने का काम किया। आज सरकारें लोकतंत्र के द्वारा बनाई तो जाती हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यरत हैं? हमें इस पे भी विचार करना होगा। मैं तो यहां बैठे तमाम बंधुओं से विशेष आग्रह और एक निवेदन भी करूंगा। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोई भी दल संगठन जब तक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात ना करे, वो अपने व्यवहार में, संगठन के लोग जब तक अपने व्यवहार में लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था को लेकर ना आए, तब तक हमें ऐसे संगठन और ऐसी पार्टी और ऐसे दलों का बहिष्कार कर देना चाहिए साथियों। तो आज के इस सम्राट अशोक विजयदशमी के अवसर पर मैं अपनी बात को बहुत लंबी ना बढ़ाते हुए, चूंकि पर्ची आ चुकी है, मैं आपसे यही विशेष आग्रह और निवेदन करूंगा कि हमें चाहिए आज के पाखंड, आडंबर, मनुवादी जैसे ऐसे त्योहारों को समझते हुए हमें पुनः अपने ऐतिहासिक इतिहास को पढ़कर हमारे जो त्योहार हैं, जो हमारे पुरखों से जुड़े हुए हैं, हमारे धम्म से जुड़े हुए हैं, हमें ऐसे त्योहारों को मनाना चाहिए और इन पर सभाएं कर गोष्ठी कर पुनः विचार मंथन करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे SC ST OBC समाज में पुनः जागृति आ सके। क्योंकि इस भारत का जो ऐतिहासिक मूल निवासी है वो SC ST OBC माइनॉरिटी है, और हम चाहते हैं जब तक हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अपने महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो नहीं करेगा, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाएगा, तब तक हमारे इस भारत के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का शासक बनना मुझे लगता है मुश्किल है साथियों। और जब हमारा शासक बन जाएगा तो हमारे हक, हिस्सा, अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम ऐसे बिंदुओं पर बेहतर काम किया जा सकता है। इसलिए पर्ची मुझे पहले ही आ चुकी है, आपसे पुनः एक बार विशेष आग्रह और निवेदन करूंगा कि हमें चाहिए हमारे बीच में बैठे हुए, हमारे समाज के बीच में रह रहे हमारे ही अपने कुछ ऐसे लोग जो मनवादी, पाखंडी, आडंबर जैसी शक्तियों को पुनः लगातार शक्ति देने का, उनको साहस, मनोबल बढ़ाने का काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका बहिष्कार करने का समय है साथियों। क्योंकि समाज पढ़ गया है, लिख गया है, जागरूक हो रहा है, और इस जागरूक समाज की पहचान ही यही होनी चाहिए
कि अगर कोई समाज को गर्त में ले जाने के लिए काम कर रहा है, अगर कोई मनवादी, कोई पाखंडी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अगर उनका समर्थन कर रहा है, उनको ताकत दे रहा है, और हमारे ही परिवार, हमारे ही समाज से, हमारे ही गांव गली मोहल्ले शहर कस्बे से है, तो हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। हमें उसको समाज में शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक किसी भी तरह से उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। साथियों, अभी पंचायत चुनाव है, अभी पंचायत चुनाव में ऐसे बहुत सारे लोग तमाम संगठनों से जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो तरह तरह के रोडों पर धरने